नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने बात करेंगे राजस्थान में आगामी परीक्षाओं के लिए आयोजित होने वाली समान पात्रता परीक्षा 2022 से संबंधित। तो समान पात्रता परीक्षा के लिए जो आधिकारिक दिशा निर्देश है वो जारी कर दिए गए हैं। अपने जानेंगे कि समान पात्रता परीक्षा का आयोजन है वो किस प्रकार से और कब कब करवाया जाएगा, किसके द्वारा आयोजन है वो करवाया जाएगा। इसके अलावा CET अर्थात कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में कौन कौन से एग्ज़ाम को सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा CET की अवधि कितनी है, यानी कि एक बार आपने CET दे दिया, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद में आप कितने समय तक उसको अप्लाई कर सकते हो। तो संपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा अपने करने वाले हैं। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि इससे संबंधित जितने भी आपके डाउट हैं सब अच्छे से क्लियर हो सके। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना न भूलें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें और हमसे जुड़े रहें ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी और नवीनतम जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको उपलब्ध होती रहे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आप देख सकते हो राजस्थान सरकार जयपुर के द्वारा 23/5/2022 को इससे जुड़े हुए ऑफिशियल दिशा निर्देश के लिए नोटिफिकेशन है या फिर अधिसूचना है वो जारी की गई है। इसमें कहा गया राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा समान पात्रता परीक्षा नियम 2022। तो सबसे पहले अपने देखेंगे कि इसके लिए जो एजेंसी बनाई गई है या फिर इसका आयोजन है वो किसके द्वारा करवाया जाएगा। तो इसका जो आयोजन है वो जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, देखिए यहाँ पे लिखा बोर्ड से मतलब है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, यानी कि आप ये मान के चलो कि इसका आयोजन जब भी करवाया जाएगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ही करवाया जाएगा। फिर अपनी बात करें तो इसके लिए एग्ज़ाम की दो अलग अलग अनुसूचियाँ बनाई गई है जिसके अंतर्गत अलग अलग भर्तियों को इसके अंतर्गत रखा गया है। तो उसमें कौन कौन सी परीक्षाओं का या कौन कौन से एग्ज़ाम को रखा गया है सब पे अपने डिटेल रूप से चर्चा करने वाले हैं कि समान पात्रता परीक्षा किस प्रकार से कार्य करेगी, यानी कि किस प्रकार से आप ये पास करने के बाद में आगामी परीक्षाओं में इसके लिए जो सर्टिफिकेट है अप्लाई करोगे। तो देखिए इसमें कहा गया है समान पात्रता परीक्षा की आवृत्ति अनुसूची फर्स्ट, यानी कि इसके लिए दो अनुसूचियां बनाई गई है। अनुसूची फर्स्ट में क्या है और सेकंड में क्या है उस पर भी आगे अपने डिटेल चर्चा करने वाले हैं, तो निरंतर आप बने रहें। अनुसूची फर्स्ट और सेकंड में निर्दिष्ट पदों के लिए समान पात्रता परीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार बोर्ड द्वारा आयोजित की जाएगी। अपने एक बेसिक सी जो चीज़ है वो जान लेते हैं कि CET है क्या। तो CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट समान पात्रता परीक्षा, यानी कि राजस्थान में आगामी समय में जितनी भी परीक्षाएं होगी या फिर भर्तियां जिनके लिए आवेदन मांगे जाएंगे उनके लिए जो सबसे पहले जो परीक्षा होगी वो होगी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आप उन परीक्षाओं में तभी पहुंच पाओगे या बैठ पाओगे जब आपने CET क्लियर कर रखा हो या फिर CET सर्टिफिकेट आपके पास हो। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी कि CET क्यों ज़रूरी है और CET है क्या वास्तव में। फिर देखिए इसमें कहा गया है कि इसका जो आयोजन है वो समान पात्रता परीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार बोर्ड द्वारा आयोजित करवाया जाएगा, यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्रत्येक वर्ष CET का आयोजन है वो वर्ष में एक बार आवश्यक रूप से करवाया जाएगा। तो आयोजन एक बार। CET का स्कोर परिणाम की तारीख से एक वर्ष के लिए मान्य होगा। दूसरा प्रश्न ये है कि ये कब तक आप लागू कर सकते हो। आपने एक बार CET दे दिया, आपका अच्छा स्कोर है, तो आप कब तक इस चीज़ को अलग अलग भर्तियों में अप्लाई कर सकते हो। तो इसकी जो अवधि रहेगी वो एक वर्ष तक, यानी कि जब से आपने दिया है उसके बाद में एक वर्ष तक जितनी भी भर्तियाँ आएंगी इसके लिए आप उसमें CET को लागू कर सकते हो। इसका समय रहेगा एक वर्ष का। आगे इसमें कहा गया बोर्ड द्वारा उन समस्त अभ्यर्थियों के अंक जो समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुए हैं प्रकाशित करेगा, यानी कि आपने एग्जाम दिया है, एग्जाम देने के बाद में रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में आपके नंबर बताए जाएंगे कि कितने नंबर बने, कितने परसेंटेज बने हैं। फिर अपने बात करें तो CET आप मैक्सिमम कितनी बार दे सकते हो, ये भी एक बड़ा प्रश्न है, तो इस पर भी चर्चा करते हैं। प्रयासों की संख्या, यानी कि अटेम्प्ट आप कितने दे सकते हो। CET में उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या के संबंध में कोई निर्बंधन नहीं होंगे। अभ्यर्थियों के पास CET में उनके स्कोर सुधारने का अवसर होगा। किसी अभ्यर्थी को अनुसूची फर्स्ट और सेकंड में सम्मिलित पदों के लिए आने वाली परीक्षा से पूर्व सर्वोत्तम उपलब्ध स्कोर मान्य होगा, यानी कि इसके लिए कोई भी जो प्रतिबंध है वो नहीं है। आप CET जब एग्ज़ाम जितनी बार भी आयोजित करवाया जाएगा आपको ठीक लगे आप उतनी बार दे सकते हो, इसके लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। लेकिन
जिस भी परीक्षा में आप बैठ रहे हो उससे पहले आपने जब भी उससे पहले सीईटी दिया होगा उसका जो मैक्सिमम स्कोर है उसी को ही मान्य एग्ज़ाम के लिए किया जाएगा। यानी कि आपका जो सीईटी का मैक्सिमम स्कोर रहेगा उसी को आगामी जिन भी परीक्षा के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए मान्य किया जाएगा। तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप अपना स्कोर सुधारने के लिए चाहे जितनी बार सीईटी देना चाहो दे सकते हो। फिर अपनी बात करें आगे, इसमें कहा गया है कोई भी व्यक्ति अनुसूची फर्स्ट या अनुसूची सेकंड में उल्लेखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने का पत्र नहीं होगा यदि वह सीईटी में इतने न्यूनतम अंक जो भर्ती एजेंसी द्वारा अवधारित किए जाएंगे प्राप्त करने में असफल रहता है। न्यूनतम अंक अवधारित करते समय भर्ती, तो देखिए यहाँ पे जो बहुत ही ज़रूरी लाइन कही गई है, सीईटी के अंदर आपको एक स्कोर मिलेगा, आपके नंबर है कितने हैं वो सब बताया जाएगा। उसके बाद में जब जितनी भी भर्तियाँ इसके अंतर्गत जो बताई गई भर्तियाँ अनुसूची फर्स्ट और सेकंड में, वो जब भर्तियाँ निकाली जाएगी तो वहाँ पे जो आधार जो माना जाएगा वो सीईटी एग्ज़ाम के नंबरों को माना जाएगा। जब भी कोई भर्ती निकाली जाएगी तो वहाँ पे मिनिमम सीईटी के स्कोर या नंबर की जो लिमिट है वो आपको बताई जाएगी कि यदि आपके सीईटी के अंदर इतने नंबर है तो ही आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। उदाहरण के लिए मैं आपको कोई भी एग्ज़ाम की बात करें, जैसे पटवार है, तो मान लो पटवार की भर्ती निकाली जाती है तो वहाँ पे लिखा जाएगा, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा कि अगर आपके सीईटी के अंतर्गत मिनिमम इतना स्कोर है तो ही आप पटवार भर्ती के अंतर्गत बैठ सकते हो। तो सीईटी स्कोर को आधार मान के ही आगामी परीक्षाओं में आप बैठ सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। चाहे वो अनुसूची फर्स्ट की भर्तियाँ चाहे अनुसूची सेकंड की भर्तियाँ, सबके लिए सीईटी के नंबर को ही आधार माना जाएगा। अब अपनी बात करें आगे, इसमें कहा गया है सीईटी जो है उसको आयोजित करवाने की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो आवेदन इसके लिए सबसे पहले आपसे आवेदन है वो मांगे जाएंगे। इसमें कहा गया बोर्ड सीईटी में उपस्थित होने के लिए ऐसी रीति जो उचित बोर्ड समझे एक नोटिस प्रकाशित करके आवेदन आमंत्रित करेगा। यानी कि साल भर में इसका आयोजन होगा तो इसके लिए बोर्ड है वो सबसे पहले एक नोटिफिकेशन जारी करेगा और इससे संबंधित जितनी भी प्रमुख बातें हैं इसके लिए आवेदन से संबंधित, जैसे कि इसके लिए शुल्क क्या रहेगा और ज़रूरी जो शैक्षणिक योग्यता है या जितनी भी अन्य जो ज़रूरी इससे संबंधित रहेगी वो सब चीज़ें एक नोटिफिकेशन के द्वारा प्रकाशित की जाएगी और उसके माध्यम से विद्यार्थियों को जानकारियाँ वो दी जाएगी। इसके लिए अंतिम आवेदन सीईटी के लिए कब तक कर सकते हो, स्टार्टिंग आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं, तो सब जानकारियाँ आपको सीईटी के एग्ज़ाम से पहले नोटिफिकेशन बोर्ड जारी करेगा उसमें दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये भी चीज़ आपको समझ आई होगी कि इसकी जो आयोजन करवाने की प्रोसेस है वो क्या रहने वाली है। तो आवेदन मांगे जाएंगे, आवेदन फॉर्म भरवा लिए, उसके बाद में उसका एग्ज़ाम बाकी परीक्षाओं के लिए समान ही आयोजित करवाया जाएगा। सेंटर आपको अलॉट किए जाएंगे, वहाँ पे एग्ज़ाम करवाया जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, आपको नंबर दिए जाएंगे, स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस इसके अंतर्गत रहेगी। देखिए आगे इसमें कहा गया नोटिस के अतिरिक्त बोर्ड अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए पाठ्य विवरण सहित ऐसे अन्य अनुदेश जारी कर सकेगा। आवेदन का प्रारूप सीईटी में उपस्थित होने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रारूप में आवेदन करना होगा। फीस से संबंधित कहा गया बोर्ड सीईटी में उपस्थित होने के लिए कोई व्यक्ति बोर्ड को ऐसी फीस जो समय समय पर उसके द्वारा नियत की जाए ऐसी रीति जो उसके द्वारा प्रदर्शित की जाएगी संदायक करेगा। फीस के प्रतिदाय के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि इसके लिए पाठ्यक्रम भी जारी किया जाएगा, इसके लिए फीस वगैरह वो सब जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के द्वारा इसके आयोजन से पहले दी जाएगी। फिर अपने बात करें तो इसमें शैक्षणिक अर्हता से संबंधित क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है शैक्षिक अर्हता एवं आयु, स्नातक स्तर की सीईटी में उपस्थित होने के लिए शैक्षिक अर्हता स्नातक होगी और सीनियर सेकेंडरी स्तर की सीईटी में उपस्थित होने के लिए शैक्षिक अर्हता सीनियर सेकेंडरी होगी। देखिए यहाँ पे इसमें दो अनुसूचियाँ बनाई गई है, दोनों में अलग अलग भर्तियों को रखा गया है। तो सीईटी फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग रखी गई। एक के लिए रखी गई है स्नातक, यानी कि ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो चुका है तो या आप सीईटी दे सकते हो और उसके बाद में उस लेवल की जो परीक्षा है उनके लिए अपना सीईटी का स्कोर है वो लागू कर सकते हो। दूसरा रहेगा आपका 12वीं पास अभ्यर्थी सीईटी दे पाएंगे, उसके बाद में 12वीं पास की जितनी भी अभ्यर्थियाँ हैं वहाँ पे सीईटी लागू कर पाएगा। तो इसके लिए दो अलग अलग अनुसूचियाँ बनाई गई है, सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी कि 12वीं पास के लिए और ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक लेवल के लिए। और बाकी जो अन्य जानकारियाँ वो सीईटी के नोटिफिकेशन जब भी इसके लिए एग्ज़ाम करवाया जाएगा, आयु से संबंधित, अनुभव से संबंधित वो सब जानकारियाँ वहाँ पे आपको मिल जाएगी। फिर अपने बात करें तो पाठ्यक्रम बोर्ड इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन करने के बाद में
इसके लिए लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, इसके लिए नंबरिंग की क्या प्रोसेस रहेगी, कितना नंबर का पेपर आएगा, नंबर किस प्रकार से दिए जाएंगे, सब में आपको कितना दिया जाएगा, तो सब जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन जारी करके जानकारियाँ अलग से दे दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ इससे संबंधित जितने भी आपके डाउट थे अच्छे से क्लियर हुए होंगे। फिर सबसे बड़ा जो डाउट है कि इसमें कहा गया बोर्ड स्नातक स्तर और सीनियर सेकेंडरी स्तर के अभ्यर्थियों के लिए पृथक पृथक CET संचालित करेगा। यानी कि एक अभ्यर्थी जो स्नातक उसने कर रखा है वो क्या सीनियर सेकेंडरी CET दे सकेगा, क्या वो ग्रेजुएशन लेवल की CET दे सकेगा? तो डेफिनेट दोनों के लिए, यानी कि 12वीं पास जिसने कर रखा है उसके लिए अलग CET करवाया जाएगा और जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है उसके लिए अलग CET करवाया जाएगा। तो जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है यानी कि वो दोनों के लिए एलिजिबल होगा, वो 12th पास के लिए CET होगा उसमें भी एग्ज़ाम दे पाएगा, और जो ग्रेजुएशन पास CET होगा उसमें भी एग्ज़ाम दे पाएगा। और जिस अभ्यर्थी ने 12th पास कर रखा है वो केवल एक ही CET जिसके अंतर्गत सीनियर सेकेंडरी मांगा जाएगा उसके अंतर्गत दे पाएगा। ग्रेजुएशन करने के बाद दोनों परीक्षाएँ यहाँ पर उसके अंतर्गत, तो इसके लिए वर्ष भर में दोनों का आयोजन है वो अलग अलग करवाया जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखें, CET एक 12th पास अभ्यर्थियों के लिए और दूसरा ग्रेजुएशन पास है अभ्यर्थियों के लिए रहेगा। आप दोनों के लिए अलग अलग एलिजिबल हो तो दे सकते हो। फिर अपनी बात कर रहे थे अनुसूची फर्स्ट और सेकंड। तो देखिए यहाँ पे अनुसूची फर्स्ट वे अभ्यर्थी इसके अंतर्गत बैठ पाएंगे जिन्होंने स्नातक स्तर के लिए CET क्वालिफाई कर रखा है या मिनिमम स्कोर जो इन भर्तियों के लिए मांगा जा गया है उतने आपके हैं। इसमें कौन कौन सी भर्तियां रखी गई है? तो इसमें देखिए राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत प्लाटून कमांडर की वैकेंसी के लिए स्नातक स्तर के लिए CET के नंबर है वो लागू किए जाएंगे। इसी प्रकार जिलेदार पटवार के लिए भी, कनिष्ठ लेखाकार के लिए, तहसील राजस्व लेखाकार के लिए, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता पर्यवेक्षक और उप जेलर और छात्रावास अधीक्षक, यानी कि ये वो भर्तियां हैं जिसके लिए आपने पहले ग्रेजुएशन लेवल के CET का एग्ज़ाम पास कर रखा है। उसके बाद जब भी इससे संबंधित ये भर्तियां निकाली जाएगी आपके CET स्नातक लेवल के जो नंबर है उसको आधार मान के मिनिमम नंबर आपको बताए जाएंगे कि आपने स्नातक लेवल का जो CET है उसके अंदर इतने मिनिमम नंबर ले रखे हैं, तो ही आप यानी कि सेकेंड स्टेप में इन परीक्षाओं के अंतर्गत आगे की प्रोसेस में जा पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। दूसरा इसमें सूची बनाई गई है सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं पास CET के लिए। तो देखिए इसमें कौन कौन सी परीक्षाएं रखी गई है। एक तो रखी गई वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड्स सेकंड यानी कि LDC, कनिष्ठ सहायक, लिपिक ग्रेड सेकंड, ये अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत, जमादार ग्रेड सेकंड और कांस्टेबल। यानी कि इन परीक्षाओं के अंतर्गत यदि आपको बैठना है तो आपने सीनियर सेकेंडरी लेवल का CET क्लियर कर रखा हो, और जब भी इन भर्तियों को निकाला जाएगा तो इसके लिए सीनियर सेकेंडरी लेवल के CET का मिनिमम स्कोर वहाँ पे आधार मान के बताया जाएगा कि यदि आपने इतना स्कोर सीनियर सेकेंडरी लेवल के अंतर्गत कर रखा है तो ही आप इन परीक्षाओं के लिए आगे जा पाओगे। तो ये पूरा प्रोसीजर इसके अंतर्गत रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारी आपको लाइन टू लाइन अच्छे से क्लियर हुई होगी। इसके बावजूद अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप चीनिया क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए चीनिया क्लासेस, वहाँ पे आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ऑफिशियल PDF ग्रुप के माध्यम से मिलती रहेगी। शेयर करना न भूलें, लाइक करें, अधिक से अधिक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमसे जुड़े रहें ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी और नवीनतम जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर उपलब्ध होती रहे। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।